हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं श्री शैलेंद्र कुमार गुप्ता जी। आप सभासद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल एक्टिविटी को लेकर आप सक्रिय रहते हैं। तो अपने इस चर्चा के माध्यम से हम नगर से जुड़े कुछ समस्याओं के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी कि किस तरह से आप मुगल सराय की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं, किस तरह से सामाजिक परिस्थितियों को देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करें। आप अपने बारे में दर्शकों से एक संक्षेप में कुछ परिचय दें, उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोनू जी आपको और आपकी टीम को, जिसने आज मुझे साक्षात्कार के लिए इस अपने स्टूडियो में बुलाया, और उन व्यूवर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो हेलो मित्र के माध्यम से इस चैनल से जुड़े हुए हैं। जी, मैं चूँकि आपका प्रश्न है कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो मेरा नाम शैलेंद्र कुमार गुप्ता है और मैं सोशल वर्क में पहले एक्टिव था। राजनीति में आने का कोई मेरा विचार तो था नहीं, लेकिन मेरे मित्रों ने कहा कि सोशल वर्क कर रहे हो, करते करते यार कभी चुनाव में क्यों नहीं ट्राई करते। तो वो मुझे एक तरह से ढकेला गया राजनीति में, और उसमें मैं 2012 में पहली बार चुनाव लड़ा। तो मेरे सोशल वर्क का देन था कि बहुत ही आसानी से और अच्छे मतों से मैंने विजय हासिल किया, जबकि उस समय बहुत दिग्गज लोग मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़े थे। जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो चुनाव से पहले आपका एक व्यक्तिगत जीवन रहा होगा, अपने को लेके आपकी एक इमेज रही होगी जी। तो अभी ये राजनीतिक जीवन में आने के बाद आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरह का परिवर्तन देखते हैं? हाँ, ये तुलनात्मक अध्ययन है इसके पीछे। क्योंकि जब मैं राजनीतिक जीवन में आ गया तो मैं अपने लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि राजनीतिक जीवन में समाज सेवा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नीड्स को पूरा करना है, उनके बहुत सारे काम है, जिससे कि मैं अपने मित्रों को, अपने परिवार को कुछ समय कम दे देता हूँ, जिससे कुछ मित्र मेरे नाराज़ भी रहते हैं। कहते हैं कि यार पहले तो बहुत समय देते थे, अब कुछ समय। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत समस्याएँ हैं और मैं नहीं दे पाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं सबको संतुष्ट कर पाऊँ, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, सभी को संतुष्ट नहीं कर पाता। तो अब चूँकि अंतर तो है, शिफ्ट तो आया है, लेकिन आप अपने आप को किस पहचान के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, एक नेता के तौर पे या एक आम नागरिक के तौर पे? देखिए, सभासद होना, मैं जब तक मैं एक नागरिक हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग मुझे नागरिक के तौर पे ही मुझे पहचाने। एक सामान्य सा व्यक्ति मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, नेता के तौर पे नहीं। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जब मैं कहीं किसी काम के लिए जाता हूँ, सामाजिक काम भी होता है, तो जब मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं सभासद हूँ, तो वो काम थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, लोग रिस्पांस देते हैं। तो दोनों चीज़ों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब लोग अपनत्व का मामला तब आता है जब मैं सामान्य नागरिक की तरह रहता हूँ। चूँकि ये आपका दूसरा टर्म है और इसीलिए ये प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अपने ये सेकेंड वाले टर्म में लगभग आपका 1 साल बीता, तो इस 1 साल के आधार पे आप किस तरह का अनुभव आप करते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका जो बोर्ड है उसे किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है, और क्या ये पहले की तुलना में और अधिक सक्रिय है या एकदम सक्रिय नहीं है? देखिए, मैं 2012 की बोर्ड में जब था तो अमूमन बहुत आसानी से सारे काम हो जाते थे, क्योंकि वो बोर्ड बहुत मजबूत था। उस समय रेखा जायसवाल चेयरमैन थी, उनके प्रतिनिधि वर्तमान विधायक रमेश जायसवाल जी थे, और उनको राजनीतिक जीवन का बड़ा अनुभव था। तो चीज़ों को बहुत आसानी से, जब हम लोग किसी काम को बोलते थे तो इम्प्लीमेंट बड़ा आसानी से हो जाता था। लेकिन आज के दौर में क्या कहा जाए कि हमारी जो अध्यक्ष हैं वो नॉन पॉलिटिकल हैं। जब कोई बात होता है या कुछ बातें हम लोग अपनी समस्याओं को जब उनको बताते हैं, तो वो सीधे कह देना कि आप लोग देख लीजिए जैसा ठीक लगे। लेकिन जो है वित्तीय पावर तो उनके पास है ना जी, बिल्कुल। जब तक वित्तीय पावर की, जब भी कोई काम होगा तो पहले पैसे का मामला आएगा। तो वित्तीय पावर जब तक उनके पास है तब तक कैसे काम होगा?
चूँकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई अभी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा आरोप लगता है कुछ सभासदों पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सभासदों पर ऐसा आरोप लगता है कि वो और जो नगर अध्यक्ष हैं उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग मिलकर नगर पालिका चला रहे हैं, और जो नगर अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको बहुत ज़्यादा खबर नहीं रहती है कि क्या चीज़ हो रहा है और कैसे हो रहा है। जी, ये बात ठीक है। आपने कहा कि नगर अध्यक्ष को कुछ जानकारी नहीं है नगर पालिका। मैंने बताया इससे पहले कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन अगर कुछ सभासद मिल के चलाते तो वो नजर आता ना। हमें तो कछुए की चाल से भी चलता नजर नहीं आ रहा है नगर पालिका। 1 साल बीत गया, लेकिन अगर सच पूछे, मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पे मुझे खुद को अगर मार्क देना पड़े तो मैं 10 में 3 नंबर दूंगा खुद को। ये स्थिति है। बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब कोई काम हो पाता है, नहीं तो फिर ऐसे ही लटक जाता है। किसी भी, चाहे वो नगर की बात हो, चाहे वो किसी ज़िले की बात हो, विकास के लिए एक विज़न का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बोर्ड की बैठक में जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने प्रस्तावित हैं, जो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं और जिसके ऊपर काम होने की संभावना आपको नज़र आ रही है। देखिए सोनू जी, विजन तो बहुत सारा है। विजन तब तक धरातल पर सफल नहीं होगा जब तक विजन के पीछे पैसा नहीं लगेगा। जब तक फंड है तभी वो आपका विजन सकारात्मक तौर पे काम करेगा। और कहने वाले तो ऐसा भी कहते हैं कि मुगलसराय नगर पालिका में फंड की कमी नहीं है, बहुत बताते हैं। पहले बहुत सारे फंड थे, जैसे 13वां वित्त था, बंद हो गया, राज्य वित्त बंद हो चुका है। अब सरकार खुद कह रही है कि नगर पालिका अपनी आय स्वयं से करे। तो इसके बाद नगर पालिका में जो है कि एक अतिरिक्त भार नागरिकों पे पड़ गया है स्वकर का, जो 2015 में लागू किया गया था। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो किसी वजह से रोका गया था कि फिर से सरकार बनेगी तो हम लोग इस पे कहेंगे कि इसको रोका जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। लेकिन अंततः आज हो गया करीब 8-9 साल हो गया, और रोक नहीं पाए तो अंततः उसको लागू करना पड़ रहा है उसको। एक जो मुगलसराय में सबसे गंभीर और जटिल समस्या है वो ये है कि यहाँ पे पार्क करना होना। अभी पिछले महीने पिता संस्था की एक बैठक चल रही थी, जिसमें वो लोग इस बात को प्रस्तावित कर रहे थे कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एक जोन बनाया जाए, जहाँ पे जैसे अगर अभी किसी को टहलना होता है तो वो सड़क को पार करके बाकले में पहुँचता है, लेकिन जो वृद्ध लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है। तो कॉलोनी में ही कुछ ऐसा जोन बनाया जाए जहाँ पे उनके बैठने की व्यवस्था हो, जहाँ पे उनके लिए जल की व्यवस्था हो, और जहाँ पे वो सुबह में टहल सके। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह की सुविधाएं नगर में होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बोर्ड को जरूर विचार करना चाहिए, और क्या इसके ऊपर कभी विचार होता है? जी, इस पे हम लोगों ने एक दिन बैठक किया था, हम सभासदों ने, कि नगर में जमीन नहीं है। जमीन है तो कब्जे में है, भूमाफियाओं के कब्जे में है। एक जमीन हमारे एक सभासद मित्र हैं, वो बता रहे थे मवई में करीब 6 बीघा जमीन है। तो उस ज़मीन पे जो है कि खाली करवा करके उस पर एक मिनी स्टेडियम बनाया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने निवर्तमान सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी से बात भी किया था। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम इस पर कुछ काम करेंगे, और IDSMT का एक पैसा फंसा हुआ है, लगभग 6 करोड़ रुपए, जो कि ये संस्थान बंद हो गया, तो उस पैसे को वापस निकलवाना भी था, और उस 6 करोड़ रुपए से वही मिनी स्टेडियम पे काम करना था। ऐसा हम लोगों का विचार था, लेकिन अभी दुर्भाग्य कि महेंद्र नाथ पांडे जी नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि नगर में पार्क नहीं है और उसको बनाने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन जब इतनी बड़ी आबादी है, टैक्स भरती है, अगर हमको पार्क की आवश्यकता होती है तो कुछ तो सभासद के अंडर में होता है, कुछ चेयरमैन के अंडर में है, लेकिन जब जमीन हमारे बस के बाहर की होगी तो हम राज्य सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं, अपने विधायक के माध्यम से उस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या कभी इस चीज़ की पहल आप की या बोर्ड में किसी की भी विधायक जी से हुई हो कि हमको एक पार्क चाहिए नगर में और इसको आगे प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए? अभी तक 1 साल बीत गया है, अभी हमारे विधायक जी बोर्ड में बैठक नहीं की हैं,
लेकिन आएंगे तो ये प्रस्ताव आपका अच्छा है, इसको रखा जाएगा उनके सामने। क्योंकि इस बात को मैं अपने हर चर्चा में उठाता हूँ और इसके पीछे कारण ये है कि हमारे नगर के विधायक हैं, इस तरह के जो संयोग हैं वो कभी कभार ही बनते हैं। जी जी। यहाँ वो पले बढ़े हैं, हर चीज़ को समझते हैं। अगर हम हर बार इस बात को बोले कि नहीं हमारे पास ज़मीन नहीं है, बिल्कुल हमारे पास ज़मीन नहीं है, लेकिन अगर सरकार इसको प्रस्ताव को पास करती है तो ज़मीन एक्वायर किया जा सकता है। जी जी। और बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। अगर आप लखनऊ में जाएंगे, जो पूरा गोमती नगर एरिया है, लखनऊ में ज़मीन नहीं थी, बहुत पुराना भाई शहर था, वहाँ पे जमीन नहीं थी, लेकिन पूरा गोमती नगर बसा दिया गया और आज लखनऊ की पहचान गोमती नगर से भी होती है। तो अगर इस प्रस्ताव को भेजा जाए तो मुगल सराय अब कोई छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है। और अगर हम चंदौली की बात करें तो चंदौली में एकमात्र आपका ये शहर है। हाँ। मुगल सराय, तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अगर सरकार चाहे, हमारे जनप्रतिनिधि चाहें तो ज़मीन को क्रय करके उस पर निर्माण किया जा सकता है। मिनी स्टेडियम या ग्रीन जोन की तरह कोई भी छोटा पार्क, बड़ा पार्क बनाया जा सकता है। ये संभव है। तो मेरी आपसे यही आग्रह है कि अगर कभी भी आपके अपने साथियों से, जो और सभासद साथी हैं, अगर इसके बारे में अगर मत होता है तो कम से कम एक प्रस्ताव को लेके अपने विधायक जी तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि आप ये दूसरी बार चुनाव में आए हैं और दूसरी बार आपने जीत हासिल की, आपने साल भर पूरा भी किया, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पिछले काम के आधार पे आपको जनता ने वोट किया या आपने वोट को अच्छे ढंग से मैनेज कर लिया? देखिए, ये जो छोटे चुनाव होते हैं ना, ये बड़ा जटिल चुनाव होता है। इसमें हर व्यक्ति को जानता है, उसके काम के जरिए, उसके व्यवहार के जरिए। ये दोनों चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा। आपको काम भी करना पड़ेगा, आप अपने व्यवहार को भी दुरुस्त करे रखिए, तभी आप किसी के हृदय में जगह बना पाएंगे। और जब एक बार हृदय में जगह बन गया तो उसके बाद आपको पब्लिक चाहेगी भी। अगर आपको अपने वार्ड के बारे में बात करना हो तो सभासद बनने से पहले बहुत सारी चुनौतियां आपको दिख रही होंगी और आपके मन में रहा होगा कि नहीं इसका समाधान कर देना है। शायद उसका समाधान हो भी गया होगा, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी कौन सी चुनौतियां आपको दिखती हैं और लगता है कि नहीं अभी भी मुझे इसके ऊपर काम करना है? बहुत सारी समस्या थी। जैसे अभी जब मैं फर्स्ट टाइम सभासद हुआ था तो धर्मशाला रोड पे जब जा रहे होंगे आप, तो जब कभी कोई कार आती थी और सामने से भी कोई कार आ जाता था तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा जगह बनाए। दोनों तरफ नालियाँ थी, तो मैंने 1-1 फीट की नाली को पैक करवा दिया। अब हमारे पास 2 फीट की नाली हो गई, तो इससे जो है कि कभी आमने सामने रिक्शा भी आ जाते हैं, टोटो भी आ जाते हैं, दोनों क्रॉस करके चले जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी समस्याओं को अगर चाहे व्यक्ति तो समाधान किया जा सकता है। और चूंकि वार्ड होता है, वार्ड में छोटी समस्याएं ही है, बड़ी समस्याएं नहीं है। जब बड़े पद पे जाएगा आदमी तो फिर बड़ी समस्याओं का निदान करेगा। अभी छोटी समस्याओं का ही निदान अभी मुगल सराय की अगर मैं बात करूं तो छोटी समस्याओं से भी मुगल सराय परेशान है। जैसे कि कहीं पे नालियों से पानी नहीं निकल पा रहा है, नालियाँ टूटी हुई हैं। एक और समस्या है आपकी कि जो पानी टंकी का पानी है, सप्लाई का पानी है, वो सीवर में चला जाता है और सीवर की गंदगी वो पाइप में सप्लाई में आ जाती है। ये भी समस्या है। समस्या है। तो जो नाली की समस्या है उससे कई बार लोग बोलते हैं कि मैं सभासद जी के पास तो गया, लेकिन उनका कहना है कि फंड नहीं है। और अगर जो नगर अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, अगर उनके पास से बात जाती है तो पिछले 7-8 महीने से वो चीज़ जस की तस पड़ी हुई है। तो इसका समाधान आखिर क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि फंड की जरूरत मैंने बताया कि निर्माण में हो सकता है, लेकिन साफ सफाई में फंड की आवश्यकता नहीं है। हमारे कर्मचारी उपलब्ध हैं, उनका काम है दोनों टाइम सफाई करना। तो अगर सफाई की समस्या है तो उसको सफाई कराया जा सकता है। वहाँ पे लग करके यहाँ पे इस जो सफाई इंस्पेक्टर है उसको बोला जा सकता है और वो सफाई होगी, क्यों नहीं होगी। हाँ, अगर वहाँ निर्माण कराना है तब तो फंड का मामला आ सकता है बीच में। इस नगर के एक नागरिक होने के तौर पे क्या आपको लगता है कि मुगल सराय का जो विकास हो सकता था, जिस आधुनिकता में हम रह रहे हैं, जो विकास हमको चाहिए था, क्या वो विकास नगर को मिला है? नहीं, इसमें थोड़ा सा शिथिलता है, मैं मानता हूँ। और इसके पीछे किन कारणों को आप जिम्मेदार मानते हैं? क्यों हम पीछे रह जा रहे हैं? पीछे इसलिए रह गए कि अभी हम इस बोर्ड से पहले संतोष खरवार जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस समय 2019 के बाद कोविड काल लग गया और कोविड में जो है कि सरकार ने लगभग फंडों को रोक दिया और उसमें बहुत सारे कर्मचारियों को वेतन भी रुक गया। और जो अभी कुछ दिन पहले, अभी 6 महीना पहले अभी जो वेतन के लिए कर्मचारियों ने स्ट्राइक भी किया था,
तो वो उसी समय का पैसा रुका हुआ था, और जो इस बोर्ड में आकर के उन लोगों ने स्ट्राइक किया, फिर भी किसी तरह हम लोगों ने रिलीज किया उन लोगों को कुछ पैसा। तो ये 2 साल जो है ना कोविड काल का, उसमें बहुत सारी चीज़ें रुक गई, बहुत सारी पेंडिंग हो गई, बहुत से लोगों का वेतन रुक गया, बहुत ठेकेदारों का भुगतान रुक गया, इस वजह से थोड़ा सा पीछे हो गया। इस बात को मानते हैं हम। क्या आपको लगता है कि मुगलसराय नगर पालिका और बेहतर काम कर लेता अगर उतने भ्रष्टाचार नहीं होते? भ्रष्टाचार नहीं होते हैं, नहीं समझ पाए हम। भ्रष्टाचार का मतलब कई बार कमीशन खोरी के आरोप लगते हैं कि कमीशन खोरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी कल जो राकेश रोशन सिंह थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जो हर घर जल वाली जो स्कीम थी प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी, तो उसमें केंद्र सरकार का 80% लगना था, राज्य सरकार का 20% लगना था। यहाँ के जो अधिकारी थे या ठेकेदार थे, और उन्होंने मिलजुल के नई पाइप न डाल के पुरानी पाइप से उसको कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, आरटीआई बहुत साधारण सा समाधान है इसका। अगर किसी भी संस्थान के पीछे यदि वो सरकारी संस्थान है, तो आरटीआई के माध्यम से सारा रिपोर्ट लिया जा सकता है। आधी अधूरी जानकारी से या फिर ये ऐसे नहीं वो वैसे नहीं, आरोप लगते रहते हैं। आरोप तो लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गति तेज हो सकती थी। हमारे यहाँ विकास को गति दिया जा सकता था। मैंने बताया ना, थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल हमारी चेयरमैन है, इस वजह से हम तो अपने स्तर से काम कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ों पे एक्टिव होके, सक्रिय होके अपना ओपिनियन नहीं रख पाती हैं। और अधिकारी आएंगे या जो भी बड़े अधिकारी आएंगे, वो चेयरमैन से बात करेंगे। अभी जो पॉलिटिक्स में जो चीज़ें चल रही हैं, हर व्यक्ति इस पर अपना एनालिसिस कर रहा है कि इस वजह से बीजेपी की हार हुई, उस वजह से बीजेपी की हार हुई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं ने धोखा कर दिया। तो ये जो मैंडेट आया है, शायद अपने मैं चंदौली की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के खिलाफ चला गया, यानी कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अगर ऐसा देखिए, जीत और हार होती रहती है। यहाँ पे विकास पुरुष कमलापति त्रिपाठी भी थे, उनकी भी हार हुई है। यहाँ पे इंदिरा गांधी भी हारी हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं। 10 साल लगातार जब एक ही सरकार रहती है ना, चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, तो लोगों के मन में आ जाता है कि एक मौका फिर नेक्स्ट को दिया जाए। तो महेंद्र नाथ पांडे चूंकि हमारे यहाँ के सांसद थे और केंद्र सरकार में टॉप 5 के मंत्री थे, वो उनके पास कामों का इतना लोड हुआ करता था कि वो अमूमन हर जगह पे जाना संभव नहीं था उनको। वो हर जगह पहुंच नहीं पाते थे। कुछ इस कारण भी हुआ कि वो जगह पे नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे जगहों पे जाना होता था तो लोग कहते थे कि अरे हम देखा ही नहीं है कभी हमारे सांसद को। तो ये सब मामले हैं, और थोड़ी थोड़ी मामलों को लेकर के कभी कभी हम लोग, चूंकि छोटे शहरों में है, तो जातिगत जनगण जो चुनावी होती है नीति, उस पर कभी चला जाता है। फिर उसके बाद एक चीज काम कर गया, जो इन लोगों ने कहा, विपक्ष ने, कि संविधान खतरे में है। तो संविधान खतरे वाली बात और 1 लाख रुपए हर महिलाओं के खाते में जाएगा, ये थोड़ा सा हमको लगता है काम किया। बाकी हिंदुत्व वाली बात नहीं है। ये देखिए, आरोप लगाना, किसी धर्म पे आरोप लगाना कि हिंदू साथ नहीं दिए मुसलमान, ये गलत है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि इस चुनाव में जो हार का एक वजह रहा वो ये है कि जो बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, आम आदमी से कहीं उसकी दूरी होने लगी थी, क्योंकि प्रत्याशी ग्राउंड में पहुंच नहीं पा रहे थे, और जो आम आदमी की जो डिमांड थी वो ऊपर तक नहीं जा पा रही थी, इसलिए एक दूरी बन गई। और यही कारण था कि शायद एक छोटे ही अंतर से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट यहाँ से ऐसा है, ऐसा संभव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हारने का ये भी कारण है कि जब एक ही चीज़ लगातार जब कई दिनों तक चलता रहता है ना, तो थोड़ा सा, लेकिन आता जरूर है अहंकार। और मोदी के नाम, और कुछ प्रतिनिधियों ने तो ऐसा भी कहा है कि मोदी जी हैं, हमको थोड़े वोट मिल रहा है, मोदी जी के नाम पे हम तो जीत जाएंगे, इसलिए वो भी पब्लिक के बीच में नहीं रहते थे। तो अपने दायित्व को भी समझना चाहिए। केवल मोदी जी रहेंगे ऐसा नहीं है, आपको अपने क्षेत्र में जाना होगा और काम करना होगा। एक नागरिक के तौर पे मैं आपसे आपका आखिरी जवाब लेना चाहता हूं कि मुगलसराय में किन तरह की सुविधाओं को आप देखना चाहते हैं, और आपकी इच्छा है कि आने वाले 5 सालों में कम से कम वो सुविधाएं आम आदमी को मिले, जिसमें आप भी शामिल हैं। जी जी जी, मैं तो एक सामान्य नागरिक के तौर पर अपने आप को देखता हूँ, और जब एक नेता अपने खुद को जब सामान्य नागरिक के स्तर पे देखेगा, तभी वो सही काम करेगा। तो नगर में हम चाहते हैं कि शुद्ध जल,
अच्छी सड़कें, प्रकाश की उत्तम व्यवस्था, ये जरूर होनी चाहिए। कभी कभी सड़कें खराब भी होती हैं, तो अगर लाइट नहीं रहेगा तो आदमी ठोकर खा के गिर जाएगा रात में, लेकिन लाइट जलता रहेगा तो कम से कम गड्ढे तो नजर आएंगे। फिलहाल तो मुगल सराय की ऐसी सड़कें हैं कि लाइट जलेगा तो भी ठोकर खा के लोग गिर जाएंगे। हाँ, ये है कि मुगल सराय भले ही छोटी जगह है, लेकिन कम से कम सड़कों के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सड़क ऐसा नहीं इसका आप उदाहरण दे पाए। हाँ, रोड को छोड़ के अभी बहुत सारी सड़कों पे काम चल रहा है जी। जैसे सट्टी से लेके चतुर्भुजपुर लास्ट तक चल रहा है। फिर आपका लक्ष्मी शंकर यादव से लेकर के आपका जसवाल स्कूल रोड पे जो मुख्य मार्ग है उस पे काम चल रहा है। फिर जो आप देखेंगे पुलिस चौकी के सामने से एक रास्ता गया हनुमानपुर की तरफ, वो रास्ता बन रहा है, काम चल रहा है, मुख्य मार्गों पे काम चल रहा है। और हमको लगता है कि आचार संहिता के बाद उस पर पुनः काम लगेगा और वो दुरुस्त हो जाएगा। अपने मुगल सराय में पार्क या स्टेडियम कितना जरूरी है? ये दुर्भाग्य है कि हमारे मुगल सराय में पार्क और स्टेडियम नहीं है। ग्रीन जोन के नाम पर सिर्फ एक हम लोग को बागले का एरिया नजर आता है, वो भी बाकले में प्रतिबंधित एरिया है। हम पहुंच जा रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन वहां पे कब प्रतिबंध लग जाता है, कब खुल जाता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है, हम लोग प्रयास करेंगे। आपका ये सार्थक प्रयास है, आपने ये बात कही। हम लोग एक सभासदों की टीम और विधायक जी से और नए निर्वाचित सांसद जी से भी ये बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मिनी स्टेडियम। मैं चाहूंगा कि मिनी स्टेडियम के ऊपर तो काम भी लगा हुआ था, विधायक जी ने ही आश्वासन दिया कि नहीं कहीं पे जमीन है, वहाँ पे शायद वो कुछ पूजन वगैरह का काम भी हो गया था, लेकिन फिर वो काम ठंडे बस्ते में चला गया। तो मैं चाहता हूं कि अभी भी मौका है, चूँकि आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे संबंध हैं, नगर के विधायक हैं, तो इसके ऊपर अगर काम होता है तो ज़रूर नगर को एक छोटा पार्क ही सही, लेकिन कम से कम जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए एक अवसर हो सकता है कि अपना वो सुबह शाम वहाँ पर बिता सकें। जी बिल्कुल। एक अपना एक अनुभव मैं साझा कर रहा हूँ आपसे कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, जब हाई स्कूल 8th या 9th में पढ़ते थे, तो हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय हुआ करती थी, वो आज भी है, लेकिन बीच बीच में फील्ड में जो कंस्ट्रक्शन हो जाने के कारण हम लोग अब खेल नहीं पाते, नए बच्चे उसमें घुस नहीं पाते। नहीं तो हम लोग विद्यालय में जा करके अपना टाइम पास कर लेते थे, क्रिकेट खेलते थे। और आज से 20 साल पहले हर एक बच्चा के हाथ में बैट होता था, किसी न किसी के पास बॉल होता था। आज के डेट में सबके पास, सारे बच्चों के पास मोबाइल है, कोई किसी के हाथ में हम बैट नहीं देखते, किसी के पास बॉल नहीं देखते हैं। और जैसे ही गर्मी समर वैकेशन चलता था तो कम से कम दर्जनों जगहों पे नाइट टूर्नामेंट, डे टूर्नामेंट होता था, लेकिन आज ये परंपरा खत्म हो गई है। नहीं, परंपरा खत्म होने के पीछे ये भी तो ये दुर्भाग्य है, सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। नहीं, कुछ सुविधाएं थी जिसको सरकार ने ही गड़बड़ कर दिया। जैसे कि मैंने बताया ना, विद्यालयों में जगह होता था तो वहां पे थोड़ा सा गेम हो जाता था, लेकिन वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया, जबकि आवश्यकता नहीं थी। उस समय जब भीड़ हुआ करती थी, बच्चे अधिक हुआ करते, तो तब तो फील्ड था, लेकिन जब आज सरकारी विद्यालयों में बच्चे कम हो चुके हैं तो कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत थी फील्ड में? उसी को जो पहले से बना हुआ था उसी को बनवाते आप, नए भवनों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए था। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। उस समय तो भीड़ चलती थी, जब स्कूल से छुट्टी होती थी सरकारी विद्यालयों में से तो भीड़ लगता था कि हाँ बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन आज के डेट में विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में बच्चे कम हो चुके हैं, फिर भी नए कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता क्या है? उसी फील्ड को आप दुरुस्त करवाते हैं। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर 15 से 20 साल पहले भी जाते हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि उसमें पॉलिटिक्स का ट्रेंड क्या था, कैसे पॉलिटिक्स होता था, और आज पॉलिटिक्स किस तरह से हो रहा है। तो किस तरह का परिवर्तन आपको पॉलिटिक्स में दिखता है, पहले और अब में क्या अंतर दिखता है? पहले प्रैक्टिकल लाइफ थी, लोगों का जुड़ा हुआ करता था, हर एक परिवार में जुड़ते थे, लेकिन आज पॉलिटिक्स बहुत चमक दमक ग्लैमर का हो गया है। जितना हाई फाई लोग दिखते, मतलब आपको शो ऑफ ज्यादा करना है। शो ऑफ ज्यादा होने लगा है आजकल, लेकिन ये छोटे चुनाव में कम है, बड़े चुनाव में ज्यादा है कि लोग दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। जो दिखावा करता है अचानक आकर के, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है वो दिखावा नहीं कर पाता है, लेकिन जो नए आते हैं पैसे के धन बल पे दिखावा करते हैं और उनकी पहचान भी हो जाती है। ये देखिए चमत्कारी रूप से वो अपने आप को स्थापित भी कर लेते हैं। चलिए, मैं आपको अपने माननीय विधायक से जुड़ा हुआ एक मैं प्रश्न पूछता हूँ। कल मैंने देखा कि रिजल्ट आने के बाद एक वीडियो सर्कुलेट होने लगा, लोग सोशल मीडिया पे उसको फेसबुक पे, हाँ मैंने भी देखा। विधायक जी ने कोई
डिबेट के बाद जो है त्यागपत्र देने की बात कही, तो और इसको दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने उस वीडियो को मैंने देखा है। उन्होंने उस वीडियो में ये कहा है कि महेंद्र नाथ पांडे विद्वान व्यक्ति हैं और जो वर्तमान सांसद है हमारे वीरेंद्र सिंह जी, इन लोगों को आपस में यदि डिबेट कर दिया जाए, अगर उसमें डिफीट खा जाएंगे महेंद्र नाथ पांडे, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये चुनाव में डिफीट खाने की बात नहीं थी, डिफीट होने की बात थी डिबेट में जी। तो ये बात समझने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो विधायक को पसंद नहीं करते और इसलिए उनके खिलाफ एक षड्यंत्र? देखिए, हम पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के नाम पे 37% वोट पड़ा है, लेकिन 63% जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया है। तो इसका क्या मतलब, नरेंद्र मोदी क्या अच्छे नेता नहीं है? ये तो लोकतंत्र का खूबसूरती है कि उनका विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा। ऐसा नहीं है कि विधायक जी का विरोध हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। विरोध करने वाले विरोध करेंगे, समर्थन करने वाले समर्थन करेंगे। आप उसी वीडियो में देखेंगे बहुत सारे लोगों ने लिखा भी होगा कि भाई उसको ठीक से देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। बहुत सारे लोग तो स्किप करके आगे चले जाते हैं कि क्या इस झंझट में पड़ना, कमेंट में जाते ही नहीं, क्यों भी बात बेवजह ले हम। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया भी अब पॉलिटिक्स में एक रोल प्ले कर रहा है, कुछ पर असर डालता है ये? सोशल मीडिया पूरी तरह से रोल प्ले करने लगा है पॉलिटिक्स पे। सोशल मीडिया को हटा दिया जाए, सारी चीजें तो अब सोशल मीडिया के ही माध्यम से हो रही है। अब सोशल मीडिया जितना आज की राजनीति में जितना भागीदारी करता है, उतना मुझे नहीं लगता कि आप स्वयं जाकर के कर सकते हैं। हमें अपनी बात कहनी होगी तो 100 लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ कहनी है, तो ये सोशल मीडिया एकदम आसान सा माध्यम है। मैं एक लोग को नहीं समझा सकता हूँ किसी बात के लिए। चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि जो दर्शक हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े उनको भी चर्चा उतनी ही पसंद आएगी। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, और कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।